आपके पास 45 डेज बचा हुआ है पेपर देने के लिए, तो 45 डेज ही बचा हुआ है आपको मिरेकल करने के लिए, तो भी आप अपने घर में मेहमान की तरह जाओ, मेहमान की तरह रहो, अपने बेस्ट फ्रेंड से ही कट जाओ, उसे बोलो कि आप अपना घर में 45 डेज बैठो और हम भी 45 डेज बैठते हैं। आपको अपना ध्यान रखना है, खूब ध्यान रखना है, तबीयत खराब नहीं करनी है, मन लगा के पढ़ना है। मार्च के जब अंतिम सप्ताह में हम पहुंचे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ विवाह, उनके बड़े भाई बहन की विवाह की बात हो रही है, तो किसी की शादी हो रही है, किसी को बर्थडे पार्टी में जाना है, तो किसी को घूमना है, यहाँ तक किसी को लॉन्ग टूर पे जाना है और वहाँ एंजॉय करनी है, किसी को बम फोड़ना है, तो किसी को मस्ती सूझ रही है। दोस्तों, जब आप बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स मिरेकल आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। 2021 में अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन में हो, बोर्ड का पेपर देना है, तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, वो भी फटाफट अंदाज में। नोट्स के साथ अब मैथ्स मिरेकल नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, तो आओ जल्दी से याद कर लो। मैथ्स की प्रिपरेशन हो रखी है आपकी, अब हम साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको मैं ये यहाँ पे मार्च के अंतिम सप्ताह में है, जब आपके पास 45 डेज बचा हुआ है पेपर देने के लिए, तो 45 डेज ही बचा हुआ है आपको मिरेकल करने के लिए, आपको चमत्कार करने के लिए। हम आपसे यहाँ ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपके घर में किसी बड़े भाई बहन की शादी है, तो भी आप अपने घर में मेहमान की तरह जाओ, मेहमान की तरह रहो। घर के किसी एक कोने में अपने आप को शिफ्ट कर लो। जैसे कोरोना महामारी के दौरान हम 15 दिन शिफ्ट हो जाते थे, आज आप 45 डेज के लिए शिफ्ट हो जाओ, दुनिया से कट जाओ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज़ से कट जाओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी कट जाओ, उसे बोलो कि आप अपना घर में 45 डेज बैठो और हम भी 45 डेज बैठते हैं। ये सारी बातें हम फटाफट अंदाज में कर रहे हैं, और अब यहाँ से हम सीधे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी नोट्स के साथ। तो आइए दोस्तों, सीधा हम नोट्स पे बात करेंगे और वहां पे फटाफट अंदाज में सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आपको समझने का टाइम नहीं है, फटाफट अंदाज में जल्दी जल्दी आओ और अब बिल्कुल याद कर लो, उसको मगअप कर लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, और अभी भी आपके पास सुनहरा अवसर है 90 to 99% लाने के लिए। तो आइए मैथ्स मिरेकल के साथ हम पूरा वीडियो एंजॉय करें। दोस्तों, सीधा हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स पे बात करेंगे, और हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है यहाँ पे लाइट, जो कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए है। तो आइए ज़्यादा डिस्कशन न करते हुए सीधे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि प्रकाश की परावर्तन के नियम क्या है, व्हाट इज़ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इंग्लिश मीडियम होंगे वे इंग्लिश मीडियम में समझेंगे, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में समझेंगे कि व्हाट इज़ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो, एक्चुअली ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल कॉपी जो है हमने स्टूडेंट को देके फोटोकॉपी करवाया था, तो हम फिलहाल इसी से काम चलाते हैं, और आपको चूँकि सब कुछ पता है, चूँकि फटाफट अंदाज में हम नोट्स दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम सीधा आपको बता देंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो हमेशा याद रखना कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ऑल लाइज आर इन द सेम प्लेन, है ना। तो ये दो बातें होती है जो कि आपको ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखेंगे बड़ा ध्यान से ही। उसके अलावा हम दूसरी बात करेंगे कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो आप बता सकते हैं कि आर जो होता है फोकस का जस्ट डबल होता है, यानी फिर कभी आपको ऐसे करना होगा कि एफ इक्वल टू r/2, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, f इक्वल टू r/2। ये तो मैथमेटिक्स है, आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। अच्छा, तीसरी बात होगी है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कैसे करेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग हम देखेंगे। अवतल दर्पण यहाँ जानने से पहले हमको जानना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो तरह के दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण का फोटो ये है और उत्तल दर्पण का फोटो ये है। आप बोलेंगे सर दोनों में फर्क तो हमने दिखा नहीं। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये है परावर्तक सतह बाहर की तरफ और इसमें है परावर्तक सतह अंदर की तरफ। तो ये
हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। फिलहाल अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो हमने आपको बताया कि टार्च और वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, टॉर्च में हम और वाहन की हेडलाइट यानी कि सामने वाली लाइट में हम वाहन वाले की सामने वाली लाइट में हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हम सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं। सेविंग दर्पण बोले तो आप घर वाला देख रहे हैं वो सिंपल दर्पण है। और उसके अलावा जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो नाई के पास जो दर्पण होता है वो सेविंग दर्पण होता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। सौर भट्टियों में भी आप देखोगे तो हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो प्रकाश को केंद्रित कर देता है किसी एक फोकस पे, किसी एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सौर भट्टियों में जल्दी गर्म हो जाती है। बात करेंगे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण देखो वाहनों के पीछे के वाहन को देखने के लिए, यानी कि ड्राइवर के साइड वाला जो दोनों तरफ होता है, ड्राइवर के साइड वाला दोनों तरफ वाली जो लाइट होती वो दर्पण होती है वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और सीधा इसलिए क्योंकि वो अगर सामने आ रही है तो सामने का ही फोटो बनाएगा। और अगर हम बात करेंगे कि बहुत बड़ा अगर ट्रक पीछे से आ रहा है और अगर आप कार में जा रहे हो तो बहुत बड़े ट्रक को शीशे में लेना मुश्किल है, तो इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, उत्तल दर्पण लगा देते हैं। उत्तल दर्पण लगाने से क्या होता है कि बड़ा से बड़ा इमेज को भी वो छोटा करके आपको दिखा देता है। और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, दुकानों के सिक्योरिटी दर्पण के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, मॉल में, बड़े बड़े मॉल में जब आप गाड़ी पार्क करोगे तो सिक्योरिटी वाला आकर के गाड़ी के अंदर में वो घुसाता है और उसके बाद देखता है कि कहीं बम वगैरह, कोई थ्रेट वगैरह कुछ इस तरह का तो नहीं है, तो उस जगह पे दुकानों की सिक्योरिटी में या फिर बड़े बड़े मॉल के सिक्योरिटी में भी इसका उपयोग करते हैं। हम बात करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र की बात करेंगे स्टूडेंट तो आपको पहले से पता है 1/v + 1/u = 1/f। f होता है फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी, है ना, इमेज डिस्टेंस, इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसके बाद फोकल लेंथ। तो ये चीजें यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं यहीं पे साथ के साथ हम पढ़ेंगे आवर्धन का सूत्र। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, h'/h। ध्यान से सुनोगे, h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और h = वस्तु की ऊंचाई। तो इन दोनों का डिवाइड करके जो रेशियो प्राप्त होता है वो हमारा मैग्निफिकेशन हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी निकालते हैं कि m = -v/u। इन दोनों का जो अपॉन करोगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएंगी वही आपका मैग्निफिकेशन हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आपके टीचर, स्कूल टीचर या फिर क्लास टीचर या फिर आपको ट्यूशन टीचर बता रहे होंगे तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल तो हम चूंकि रिवाइज करवा रहे हैं तो फटाफट अंदाज में दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि किसी प्रतिबिंब, किसी दर्पण का आवर्धन +1 है तो ये क्या बताता है। ध्यान से सुन लो, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं। कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो कि बेफजूल है और फालतू की चीजें हैं। देखो, किसी दर्पण में अगर आवर्धन 1 है तो उसका क्या मतलब होता है कि आवर्धन 1 होने का मतलब है प्रतिबिंब सीधा है। ध्यान से सुन लो, अगर आवर्धन 1 है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब क्या है, सीधा स्ट्रेट है। और अगर आवर्धन +1 है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बराबर वस्तु है, जितना वस्तु का हाइट थी उतना ही प्रतिबिंब की हाइट है। इसके अलावा हम ये भी बोलेंगे कि प्रतिबिंब का आकार जितना बड़ा था उतना वस्तु का आकार भी होगा। अगर देखो, अगर m की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव में चली जाती है ना, अगर पॉजिटिव में हुआ तो ये बातें हो गई, और अगर नेगेटिव में किया तो प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये बात तो आपको पता था पहले से ही। और अगर m की वैल्यू यानी 1 से ज़्यादा अगर प्रतिबिंब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई तो क्या होगा, वो प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। और अगर m छोटा हो गया, इसका मतलब हो गया m छोटा हुआ तो प्रतिबिंब छोटा हुआ, सीधी सीधी बात है, क्योंकि m जो होता है वो प्रतिबिंब ही तो है। आवर्धन को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब ही बताते हैं। तो अगर m बड़ा हुआ तो m1 से बड़ा हुआ तो प्रतिबिंब बड़ा हो गया, अगर m छोटा हुआ तो प्रतिबिंब भी छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति के ऊपर क्यों दिखाई देता है। या फिर हम पूछ सकते हैं कि पानी में आधी डूबी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, या कांच के गिलास में पड़े नींबू बड़ा आकार का क्यों दिखाई देता है। इन तीनों का रीजन एक ही है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो जब आंसर की हम बात करेंगे तो देखो, स्विमिंग पूल वाला हो या पानी में डूबा पेंसिल हो या रॉड हो या आपका हाथ हो या फिर कांच के गिलास में पड़ा नींबू होगा, जब आप नींबू पे, तो इसमें ऐसे बड़ा क्यों दिखाई देता है, यहाँ टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। और तो इसका एक ही उत्तर है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बस एक लाइन आपको लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का कारण क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ लाइट जाएगी,
विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो देखो इसको सीधी, एक्चुअली देखो इसको सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, बट ऐसे न जाकर के ये इधर मुड़ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाती है ना। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और उधर ही उल्टा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो इसको क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए, बट ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। एक्चुअली इनको इस चीज़ को हमें सीधा ना दिखा के थोड़ा सा और ऐसे मुड़ा हुआ दिखा देना चाहिए था। तो क्योंकि इससे दूर भाग रही है, तो यहाँ पे आप देखो अविलंब से दूर भाग रही है और ये अविलंब की ओर मुड़ रही है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अविलंब ये सीधा ऐसे जाना चाहिए था, बट सीधा इस तरह से न जा करके और दूर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, दूर जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे नज़दीक आ रहा है, तो इस जगह पे हम बताएंगे कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। तो अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में यानी फिजिकल फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आप ये लिखना कि स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देता है, या पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, या कांच के गिलास में पड़ा नींबू बड़ा क्यों, क्योंकि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन क्या होता है, तो विरल से सघन में जाएगा तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिड इधर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और अगर सघन से विरल की तरफ जाएगा, जब केस उल्टा हो जाएगा, देखो सघन ऊपर चला गया विरल नीचे, तो ये अविलंब से दूर भागेगा। तो ये दोनों बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, क्यों ऐसे होता है, ये टेढ़ा दिखता है, वो मोटा दिखता है, वो बड़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो देखो उसका ये रीजन है कि माध्यम जब बदलता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है, यानी कि माध्यम जब बदलता है तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। ध्यान से सुनो, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है, बदल जाती है ना। तो प्रकाश की चाल बदलती है कब, जब मीडियम बदलता है। मीडियम बोले तो माध्यम, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाओगे या विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाओगे तो माध्यम बदल गया, माध्यम बदल गया, इसका मतलब प्रकाश की चाल बदल गया। और जब प्रकाश की चाल बदल गया तो हमें टेढ़ा दिखाई देता है, हमें बड़ा दिखाई देता है, या फिर वास्तविक स्थिति से ऊपर नीचे दिखाई देता है। एक और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है। ध्यान से सुन लो, प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है। तो आप बोलोगे सर निर्वात में, बहुत ही बढ़िया, या फिर हवा में। क्यों, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए निर्वात होता है वो हवा। ऐसी इस तरह की हवा जो निर्वात से रिलेटेड होती है उसमें प्रकाश जो होता है सबसे ज़्यादा गति करता है, सबसे ज़्यादा स्पीड में भागता है। और हम फटाफट अंदाज में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। देखो वहाँ पे परावर्तन था, यहाँ पे अपवर्तन है। मैटर दोनों में सेम है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। और यहाँ पे एक बात जो नई चीज़ें हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। देखो यू लिखना है स्टूडेंट्स, और इधर का पूछ खींच देना है। तो इस तरह से ये यू हो गया और इसमें मिलाएंगे तो इसको टोटल को म्यू बोल देंगे। तो अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक जो फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, एक्चुअली साइन आई साइन आर क्या है, तो यही वाला ही है, प्रकाश की हवा में चाल और प्रकाश की उस माध्यम में चाल। ध्यान से सुन लो, प्रकाश की हवा में चाल और प्रकाश की उस माध्यम में चाल, दोनों में चाल जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, और इसी बात को हम सी अपॉन वी बोलते हैं। तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू, और म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है, प्रकाश में हवा की चाल, और अगर वी क्या है, प्रकाश की उस माध्यम में चाल जिस माध्यम में आप निकाल रहे हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या है वो, कि हीरे का अपवर्तनांक 242 है। ध्यान से सुनना कि हीरे का अपवर्तनांक अगर 242 है तो इस कथन का क्या मतलब है ना, इस कथन का मतलब क्या है एक्चुअली। तो देखो अगर आपके पास फॉर्मूला, यानी अपवर्तनांक का मतलब होता है म्यू, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 242, तो यहाँ रख दिया। सी तो सी है, और देखो वी क्या है, वी क्या है, यहाँ पे हीरा बोला है, हीरा है ना, माध्यम क्या है, हीरा है, तो वी हीरा कर दिया। सी बोले तो आपको पहले से पता है, सी का चाल आपको पता है, यहाँ पे तो आपको निकालना है इस कथन का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे आप निकालोगे। तो देखो वी हीरा इक्वल टू सी अपॉन 242, अब जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा तो इसका ये मतलब हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हीरे का अपवर्तनांक 242 फॉर्मूला हमने लगा दिया, सी आपको फाइंड करनी है और वी हीरा लिख देना है, हीरे का अपवर्तनांक लिख करके दोनों का डिवाइड मार देना और आपका आंसर हो जाना है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से आप इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलता है, तो इस वाली बात से हमें ये पता चलता है कि प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा हीरे में 1/242 गुना कम होता है।
सुन लिया ध्यान से। प्रकाश की चाल जो होती है 1/c की वैल्यू अगर मान लो 1 आप रख देते हो तो 1/242, यानी कि मान लो 1 यहाँ से यहाँ तक 1 है तो इसको 242 भाग में बांट दो। 242 भाग में जब बांटोगे तो उसका एक पार्ट जो होगा वो प्रकाश की चाल हो जाएगी। कब? हीरे में। तो इस तरह से आप जब नोट में लिखोगे कि इस कथन का क्या तात्पर्य है तो आप लिखोगे कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा हीरे में 1/242 गुना कम है। यहीं पे हम बात कर लेंगे लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस का फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता है, जैसे दर्पण का सूत्र होता है वैसे लेंस का, लेकिन दर्पण में प्लस होता है बीच में, यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो गया ना। क्लियर, समझ में आ रही है बातें स्टूडेंट्स? अब हम बात कर लेते हैं आपसे कि लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो जैसे दर्पण का आवर्धन था h-h, वैसे ही सेम है v/u, वहाँ पे माइनस में था यहाँ पे प्लस में, बस ये फर्क है, ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता का सूत्र व इकाई क्या होता है? तो लेंस की क्षमता यानी p इक्वल टू 1/f होता है। इसको हम p को, इसको टोटल को हम डायोप्टर से, यानी इसको हम डायोप्टर से, पावर को हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं। और ये चूंकि ये 1/f को एक तरह का दूरी होती है तो दूरी को हम मीटर से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसका इकाई जो हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो जब फोकस दूरी m मीटर हो, 1 मीटर हो, तो लेंस की क्षमता 1d होगी। ये तो फाइनल हो गया कि जब ये 1 से, देखो ना 1 × 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 = 1। तो यहाँ से जब बोलोगे कि जब फोकस दूरी यानी कि m 1 हो m हो तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 1d हो जाएगी। और d बोले तो डायोप्टर बोले तो इसकी क्षमता होती है, क्षमता को डायोप्टर से डिनोट करते हैं ना स्टूडेंट। इसके अलावा हम कुछ बातें और कर लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखने वाली बात है, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा नेगेटिव होती है। प्रकाश का अवयवी जो है 7 रंगों में टूटता है या विभाजन होता है या फिर विक्षेपण होता है। इस बात को हम समझेंगे कि प्रकाश जो होता है हमेशा 7 रंगों में या तो टूट जाएगा वो, या विक्षेपित हो जाएगा, या विभाजन हो जाएगा। प्रकाश के 7 अवयवी रंगों के बैंड का नाम है स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुन लो। जो इंद्रधनुष आप देखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? एक बैंड है ना। 7 अलग अलग रंगों का एक बैंड है, एक तरह का बैंड है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये वीबजायोर, ये देखो VIBGYOR, ये वाई एक्चुअली स्टूडेंट है ना, GYOR, वीबजायोर से हम इसको डिनोट करते हैं। कुछ लोग पढ़ेंगे वीबगायोर, जैसे मर्जी पढ़ो, आपको याद आना चाहिए बस। अच्छा अब देखो वीबजायोर का मतलब क्या होता है? वी बोले तो बैंगनी, ध्यान से सुन लो। आई बोले तो इंडिगो यानी हिंदी में जामुनी, और बी बोले तो ब्लू बोले तो नीला, और जी बोले तो ग्रीन बोले तो हरा, वाई बोले तो येलो बोले तो पीला, और ओ बोले तो ऑरेंज बोले तो संतरा या नारंगी, दोनों कलर को सेम ही बोलते हैं। और लास्ट वाला जो रंग है वो रेड है, रेड बोले तो लाल, है ना। प्राकृतिक रूप से बनने वाले स्पेक्ट्रम का देखो, तो ये चीजें आप याद रखोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 हम लेके आ रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से बनने वाले स्पेक्ट्रम का नाम क्या है। प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली बनता है उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और आपको बताते हैं कि प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का यंत्र, युक्ति या प्रिज्म एक्चुअली है क्या। कैसे हम प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे। या फिर एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि एक प्रिज्म सीधा रखे और दूसरा प्रिज्म जब उल्टा रखे और उसके ऊपर जब सफ़ेद प्रकाश भेजा जाए तो क्या स्पेक्ट्रम 7 रंग और में टूट के बाहर निकलेगा। दोबारा से सुन लो, जब एक प्रिज्म सीधा रखा जाएगा दूसरा उल्टा रखा जाएगा और उसमें जब व्हाइट लाइट एंट्री कराई जाएगी तो क्या स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो 7 रंग में टूटकर अलग अलग होगा। तो ध्यान से सुनिए, हाँ जी हाँ, पहले प्रिज्म से 7 अलग अलग रंगों का बैंड निकलेगा, यानी 7 अलग अलग रंगों में बन के निकलेगा, और दूसरे प्रिज्म से 7 रंग एक साथ मिलकर सफ़ेद रंग बना देंगे। 7 रंग जब एक साथ मिल जाएंगे तो कौन सा रंग हो जाएगा, वो सफ़ेद रंग हो जाएगा। आपको स्टूडेंट्स ये पता ही होगा। प्रकाश के 7 रंगों में टूटने या विक्षेपण होने का कारण क्या है। 7 अलग अलग रंगों में टूटने और विक्षेपण होने का क्या कारण है। तो आप बोलेंगे हरे रंग का तरंगदैर्घ्य अलग होता है, हरे रंग का तरंगदैर्घ्य अलग होता है, और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, और इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे कम झुकता है। और नीला और बैंगनी रंग का होता है वो उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, कम होता है सॉरी, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा झुक जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, इसी क्वेश्चन के अंदर हम 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे आपके सामने। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
जो होता है सूर्योदय पहले क्यों हो जाता है और सूर्यास्त बाद में क्यों होता है, या फिर तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, या फिर तारे जो हैं आभासी रूप से दिखाई देते हैं। एक्चुअली जब ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे वो स्टैब्लिश होते हैं वहाँ पे होते नहीं, कहीं और होते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन है आपके पास कि गर्म वायु से देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति में परिवर्तन का कारण क्या है। तो इतने सारे क्वेश्चन अगर किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछे तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक और बात बताते हैं, टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल के प्रभाव का क्या कारण है, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल का प्रभाव होता है। और हम अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो कणों का जो छोटा आकार होता है जिसमें वो कम तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश होता है, और कणों का जो अगर बड़ा आकार होगा तो वो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला होगा, और वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो नीला प्रकाश होगा। और जो कि बहुत बड़ा होता है तो इसका मतलब वो सफ़ेद प्रकाश, बहुत ही कम न्यूट्रल होता है। कणों का आकार बहुत बड़ा होता है तो वो सफ़ेद प्रकाश हो जाता है। तो ये चीज़ें जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर ले रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लेके आ रहे हैं कि खतरे का लाल रंग क्यों होता है। तो देखो, कोहरे में कम प्रकीर्णन होता है और इसलिए दूर दूर से दिखाई दे देता है, क्योंकि इसकी प्रकीर्णन क्षमता बहुत ही कम होती है, मतलब फैलता ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, ये दूर से दिखाई दे देता है। इसीलिए जब कभी कोहरे में क्या होता है कि हमें आगे की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो सीधा स्ट्रेट काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। इसलिए खतरे का लाल रंग होता है। स्वच्छ आकाश हमेशा नीला क्यों दिखाई देता है। एक और क्वेश्चन देखो, तो वायु में छोटे छोटे कण ज़्यादा कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले प्रकाश को प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। वायु में छोटे छोटे कण होते हैं और जिसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो नीला प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, और ज़्यादा नीला रंग का प्रकीर्णन क्षमता हमारे आंखों में पड़ने से साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से हम आप कह सकते हैं कि स्वच्छ आकाश जो होता है हमेशा नीला दिखाई देता है। मीनवाइल अगर हम एक ही सेंटेंस में बोले तो चूंकि जो है नीला रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, जिसकी वजह से उसका प्रकाश में ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, और इसीलिए हम उसके हमें जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ऊंचाई पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो देखो किसी रंग का प्रकीर्णन स्पष्ट नहीं हो पाता। ऊंचाई पर काला इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास वीव जायोर जो 7 कलर्स हैं उनका प्रकीर्णन क्षमता स्पष्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो काला दिखाई पड़ता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाता है कि बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं। तो बादल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जितने भी कण है, देखो सफेद अगर होता है सफेद तो इसका मतलब होता है कि जितने भी कण है सब का प्रकीर्णन क्षमता और प्रकीर्णन क्षमता अगर सेम हो जाता है तो हम चीज़ों को वाइट कलर देखने लग जाता है। उसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे कि बादल सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सभी रंगों का जो प्रकीर्णन क्षमता है वो समान है, एक ही है। इसकी वजह से वो बादल जो है हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स हम आपसे बात कर रहे हैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ये इस चैप्टर का प्रकाश वाले चैप्टर का ये लास्ट पार्ट चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए हम बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा उम्मीद है आपके बोर्ड पेपर में आएंगे ही नहीं। आप इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही आपको आसानी से ये 30 क्वेश्चन में 30 नंबर, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएंगे। इसकी मैथ्स मिरेकल आपको गारंटी देता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, पहली बात। दूसरी, प्रकाश के बिंदु का स्रोत का समूह नहीं है उनके पास, और तीसरी, सभी में होने वाला अपवर्तन प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। बात समझ में आ गई। तो देखो मैथ्स मिरेकल पे हम इतने ही चैप्टर 1 के अंदर यानी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिया लाइट्स प्रकाश, उसके अंदर हम इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। और हम नेक्स्ट बोलेंगे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो जो हमारी बनेगी वो प्रकाश के नेक्स्ट यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह पे हम बनाएंगे। और तब तक आपको अपना ध्यान रखना है, खूब ध्यान रखना है, तबीयत ख़राब नहीं करनी है, मन लगा के पढ़ना है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला है कि चीज़ों पर गहराई से आपको एनालाइज करना है, इधर उधर घूमना नहीं है, दोस्ती से कट जानी है।
व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ डिलीट मार दो। सिर्फ आपको अगर कोई एक चैनल देखते हो उसी चैनल को देखो। अगर हमारा चैनल मैथ्स मिरेकल देखते हो तो मैथ्स मिरेकल पे आपको पहले से ही गारंटी देके चला है कि 98% तो हम आपको दिला के रखेंगे। मैथ्स की तैयारी हमारी कंप्लीट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यूट्यूब के मैथ सेक्शन में जाना है, मैथ्स मिरेकल टाइप करनी है और मैथ्स मिरेकल जैसे टाइप होगा आपको प्ले लिस्ट में क्लास 10 मैथमेटिक्स लिख देना है, आपको मैथ्स आ जाएगा। अगर आप क्लास 11th में है तो या क्लास 12 में है तो क्लास 12 मैथमेटिक्स लिख देना है, पूरी मैथ्स की प्ले लिस्ट खुल जाएगी। उसी तरह से अगर आप क्लास 10th में हैं और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो भी आपको मैथ्स मिरेकल के प्ले लिस्ट के अंदर क्लास 10th साइंस लिखोगे तो आपको सीधा साइंस की पूरी वीडियो खुल जाएगी। तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करते हो तो मैथ्स मिरेकल के ये 30 क्वेश्चन जो पहले वाले चैप्टर से यानी लाइट चैप्टर से फिजिक्स से उठाया, आप इसको जरूर आपको देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपके दोस्तों में आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में ये हमें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप फैलाते रहो और शेयर सब्सक्राइब करवाते रहो। क्योंकि अगर आप हमारे इस मेहनत को, हम आपसे कुछ लेने देने के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ सब्सक्राइब करते जाओ, आप देखते जाओ वीडियो और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखना 98% की गारंटी मैथ मिरेकल ने दिया है और एकदम 110% आप मान के चलो कि आप 98% आप लेके आओगे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।